स्टार्ट करते हैं अपन अपना नया चैप्टर सप्लाई से। अब सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है कि एक फर्म कितनी क्वांटिटी ऑफ एक कॉमोडिटी ऑफर फॉर सेल करना चाहती है गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, उसे अपन कहते हैं सप्लाई। याद रखना यहाँ पे वर्ड यूज है ऑफर फॉर सेल। मान लेते हैं आप कोई कॉमोडिटी बेचना चाहते हो, टेनिस बॉल आप बेचना चाहते हो, तो एक्चुअल में सेल हुई 100 टेनिस बॉल की, जबकि आप अपनी शॉप में रखे थे बेचने के लिए कितना, 120। तो सप्लाई ना एक्चुअल सेल नहीं होता है, जो ऑफर फॉर सेल होता है उसी को अपन सप्लाई कहते हैं। तो कोई भी फर्म कितनी क्वांटिटी एक कॉमोडिटी की ऑफर फॉर सेल करती है एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे अपन सप्लाई कहते हैं। तो इन शॉर्ट ऑफर फॉर सेल जो करते हैं उसे अपन सप्लाई कहते हैं। एक्चुअल सेल या स्टॉक में जितना पड़ा है या जितना मैन्युफैक्चर की, वो सब सप्लाई नहीं होता है। सप्लाई भी दो टाइप का होता है, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई और एक होता है मार्केट सप्लाई। जब हम सिंगल सेलर की बात करते हैं तो वो होता है इंडिविजुअल सप्लाई। जब हम सारे सेलर की बात करते हैं, एक मार्केट में जितने भी सेलर है सबकी अगर अपन बात करेंगे तो वो होता है मार्केट सप्लाई। यानी कि कोई भी एक कॉमोडिटी की कितनी क्वांटिटी एक फर्म ऑफर फॉर सेल करना चाहती है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसे अपन कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। और किसी भी एक कॉमोडिटी की कितनी क्वांटिटी सारी फर्म मिलके ऑफर फॉर सेल करना चाहती है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे अपन कहते हैं मार्केट सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई में सिंगल सेलर सिंगल प्रोडक्ट आता है और मार्केट सप्लाई में ऑल सेलर और सिंगल प्रोडक्ट आता है। अब पढ़ते हैं अपन लॉ ऑफ सप्लाई। तो इकोनॉमिस्ट ने स्टडी किया है बिहेवियर ऑफ सेलर्स, यानी कि सारे प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर उसको स्टडी किया है और फिर उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई को बनाया है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगा। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है, इसको लैटिन में कहते हैं सेट्रिस पैरिबस। इसको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। तो लॉ ऑफ सप्लाई जो कि प्रोड्यूसर के बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, वो ऐसा कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है। दैट इज प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा और प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी घटेगा। देखो मान लेते हैं कि प्राइस बढ़ रहा है प्रोडक्ट का, तो क्यों प्रोड्यूसर ज्यादा ऑफर फॉर सेल करना चाहता है? तो किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ेगा तो वो ज्यादा महंगे में बेच सकता है, इन शॉर्ट वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। दैट्स वाई हर प्रोड्यूसर सोचता है कि जब प्राइस बढ़ जाए कमोडिटी की तो वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स को सेल आउट कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट कमा पाए। ये देख लेते हैं अपन एक शेड्यूल, यहां लिखा हुआ है प्राइस और दूसरी जगह लिखा हुआ है क्वांटिटी। तो प्राइस है 1 रुपए और क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल है 10। प्राइस हो गया 3 रुपए, यानी कि प्राइस ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट महंगा हो गया, तो ऑफर फॉर सेल देखो कितना हो गया 30, यानी कि सप्लायर ज्यादा ऑफर फॉर सेल कर रहा है, ज्यादा कमोडिटी बेचना चाहता है क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। जब प्राइस हो गया 5 रुपए तो ऑफर फॉर सेल देखो कितना हो गया है 50। तो ये शेड्यूल दिखाता है कि क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यूनिट बेचना चाह रहा है, ऑफर फॉर सेल करना चाह रहा है कोई भी प्रोड्यूसर, जैसे जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ते जा रही है। और यदि अपन इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो सप्लाई कर्व कुछ इस तरह अपने को मिलेगा। ये बन गया हमारा सप्लाई कर्व जो कि पॉजिटिवली स्लोप्ड है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल भी बढ़ते जा रही है। एक्स एक्सिस में अपन लेते हैं क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस में अपन ने लिया है प्राइस। 10 अपन देख सकते हैं कि सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड बना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है
जिसकी वजह से सप्लाई अफेक्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो कोई भी फैक्टर्स जिसकी वजह से सप्लाई में चेंज आ जाता है उनके बारे में अपन अभी पढ़ने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई। तो एक एक करके अपन सारे फैक्टर्स को देखेंगे जिसके ऊपर सप्लाई डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ये अपन ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड में कवर कर चुके हैं। दैट इज प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा हो सकता है। इसीलिए सप्लायर सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्ट बेचे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। दैट्स वाई अपन देखते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशन होता है। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, प्राइस अगर कम होगी तो कम प्रॉफिट होगा। दैट्स वाई सेलर कम बेचना चाहेगा, इसलिए क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब इस बात को आपको एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा। मान लेते कि आप फार्मर हो और आप राइस जो है उसको प्रोड्यूस करते हो। आप एट प्रेजेंट राइस प्रोड्यूस कर रहे हो और मार्केट में अचानक से वीट के प्राइस जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आप ये सोचेंगे कि यार मैं जबरन राइस बना रहा हूं, मेरे को तो खुद वीट बनाना चाहिए अपनी लैंड में, क्योंकि वीट के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो मैं हाई प्राइस में बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो मैं राइस बना के तो गलती कर रहा हूं। तो धीरे धीरे आप प्रोडक्शन शिफ्ट करते जाएंगे वीट की ओर। तो जब प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यानी कि आप बना रहे हो राइस तो आपके लिए अदर गुड हो गया वीट। तो जब प्राइस ऑफ अदर गुड इंक्रीज होता है तो आप अपनी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कम कर देते हैं। यहां पे इस बात का ध्यान रखना, प्राइस ऑफ अदर गुड देखना दैट इज प्राइस ऑफ वीट देखना, और क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अपना प्रोडक्ट देखना दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ राइस देखना। तो जब प्राइस ऑफ वीट बढ़ जाएंगे तो आप सोचोगे कि यार मैं राइस क्यों बना रहा हूं, मेरे को भी वीट बनाना चाहिए। तो आप क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ राइस कम कर देंगे, क्योंकि आप वीट में कूद जाएंगे, आप वीट बनाने को स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे। हैंस अपन कह सकते हैं प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच इनवर्स रिलेशन है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ योर गुड्स डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज इनपुट। मान लेते हैं आप आइसक्रीम बनाते हो तो क्रीम, शुगर, लेबर ये सारे हैं आपके इनपुट जिसकी मदद से आप आइसक्रीम को बनाते हो। अब मान लेते हैं कि इनके प्राइसेस बढ़ गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ गए तो आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका हाई हो गया, यानी कि आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। और कभी भी सप्लायर का प्रॉफिट कम हो जाएगा तो वो अपनी सप्लाई भी कम करने की सोचता है, वो ऑफर फॉर सेल भी कम करता है। तो इन शॉर्ट प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट कम हो जाता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाती है, क्योंकि अगर कम प्रॉफिट होगा तो सप्लायर कम सेल करने की सोचेगा। एंड वाइस वर्सा भी देख सकते हैं कि अगर प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। दैट मींस प्रॉफिट जो है वो हाई हो जाएगा एंड देन क्वांटिटी सप्लाइड भी उस समय हाई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी, या फिर इसको अपन टैक्सेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस हाई कर देती है, टैक्स रेट जो है वो हाई कर देती है, तो टैक्स रेट के हाई होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण अगेन प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाती है। दस अपन कह सकते हैं कि अगर टैक्स रेट ज्यादा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा, डेट इज प्रॉफिट कम तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। अभी देखो यूजुअली अगर आपका ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई तभी हाई होगी जब प्राइसेस हाई होंगे। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर करना है
तो कम भी प्राइसेस चल रहे हो तो भी आप अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि आप मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ऑफर फॉर सेल करना चाहते हैं पब्लिक को, ताकि आपकी फर्म की प्रेस्टीज और इमेज ज्यादा सॉलिड बन सके पूरे मार्केट में। अभी तक अपन जो भी पॉइंट पढ़े हैं वो सारे ही फैक्टर्स इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई दोनों को अफेक्ट करते हैं। अब अपन जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, यानी कि अगर मार्केट में ज्यादा फर्म्स मौजूद है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑफर फॉर सप्लाई भी ज्यादा होगा, यानी कि फर्म जितनी ज्यादा होगी क्वांटिटी सप्लाई भी ज्यादा होगा। सो कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमेशा हमें क्वांटिटी सप्लाई जो है वो ज्यादा मिलेगी, और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले क्वांटिटी सप्लाई कम मिलेगी। नेक्स्ट फैक्टर है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। यदि सेलर को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो करंट की सप्लाई को कम कर देगा, ये सोच के कि हम भी फ्यूचर में ज्यादा सेल करेंगे, ज्यादा ऑफर फॉर सेल अगर फ्यूचर में करेंगे तो हम ज्यादा प्राइस में बेच सकते हैं, हैंस अपन ज्यादा प्रॉफिट उस समय कमा सकते हैं। हैंस अपन कह सकते हैं कि अगर सप्लायर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, तो वो करंट का सप्लाई डिक्रीज कर देगा, ये सोचते हुए कि वो फ्यूचर में सेल करेगा और फ्यूचर में ही अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। तो यहां पे आपको बात ये नोटिस करनी है कि फ्यूचर का प्राइस देखना है और जबकि सप्लाई करंट देखनी है, तो फ्यूचर प्राइस के इंक्रीज होने से करंट सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तगड़ा रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, तो ऐसी जगह आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स सप्लाई कर सकते हैं। यदि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है तो आप अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग विलेज में अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। हेंस ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन अच्छा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी ज्यादा होगा। तो इसी के साथ सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे समाप्त। स्टार्ट करते हैं अपन मूवमेंट्स ऑन दी सप्लाई कर्व के साथ। अभी मूवमेंट्स ऑन दी सप्लाई कर्व क्या होता है, यानी एक सप्लाई कर्व में मूवमेंट हो रही है, या तो सप्लाई बढ़ रही होगी या तो सप्लाई घट रही होगी। अब मूवमेंट होता किस वजह से है, तो अगर प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में चेंज आता है तो अपन उसे कहते हैं मूवमेंट ऑन दी सप्लाई कर्व। अदर फैक्टर्स जो रहते हैं वो यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं, के यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं, यानी अगर प्राइस ऊपर जा रही है उसके कारण सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो अपन कहेंगे कि इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड हो रहा है, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है। और अगर प्राइस के नीचे जाने की वजह से सप्लाई नीचे जा रहा है तो अपन इसे कहते हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, या इसी को अपन कह सकते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर इसको कंक्लूड करूं तो प्राइस के चेंज होने की वजह से यदि सप्लाई में चेंजेस आते हैं तो अपन उसे इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं, या फिर मूवमेंट्स ऑन द सप्लाई कर्व कहते हैं, क्योंकि सेम सप्लाई कर्व में या तो आप अपवर्ड मूवमेंट होती है या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं प्राइस, यहां लिखा है क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस थी पहले 10 रुपए और क्वांटिटी सप्लाइड थी 100, तो इसको मैंने ड्रॉ किया तो हमारा ग्राफ बनेगा, इधर पॉइंट आएगा इधर, इसको हमने नाम लेते हैं पॉइंट ए। प्राइस इंक्रीज हो गया, 10 से हो गया 20, क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो गया, 100 से हो गया 200, तो ये आ गया पॉइंट हमारा बी। तो मूवमेंट कैसे हो रही है, ये एक सप्लाई कर्व है और मूवमेंट हो रही है ऊपर की ओर, पॉइंट ए से आप पॉइंट बी जा रहे हो, तो इसी को अपन कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट, या फिर इसी को अपन कहते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और ये क्यों हुआ है, सप्लाई क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि
प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस अगर इंक्रीज होता है उसके कारण क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होता है, तो इसे अपन कहते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड या फिर अपवर्ड मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। और यदि प्राइस के गिरने से सप्लाई कम होता है तो उसे अपन कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। अब एक छोटी सी बात को ध्यान रखेंगे कि यदि सप्लाई में चेंज आता है प्राइस के चेंज होने से, यानी प्राइस अगर चेंज हो रहा है उसके कारण सप्लाई में चेंज आ रहा है, तो उसे अपन कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन अगर अदर फैक्टर्स के चेंज होने से सप्लाई में चेंज आता है तो अपन उसे कहते हैं चेंज इन सप्लाई। यहाँ पे वर्ड यूज किया है ओनली सप्लाई, जबकि यहाँ पे वर्ड यूज है क्वांटिटी सप्लाइड। तो अगर प्राइस कारण हो, प्राइस के वजह से सप्लाई में चेंज आए तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहा जाता है। और अगर सिर्फ अदर फैक्टर्स के चेंज होने से सप्लाई में चेंज आए उसे अपन कहते हैं चेंज इन सप्लाई, ओनली सप्लाई। ठीक है, इसीलिए जब हम मूवमेंट पढ़ते हैं तो मूवमेंट सप्लाई कर्व में प्राइस के चेंज होने से ही होती है, अदर फैक्टर उसमें कांस्टेंट होता है। इसलिए इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड या फिर डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि शिफ्ट जब अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा शिफ्ट है, तो वहां आप देखेंगे कि वहां लिखा रहेगा इंक्रीज इन सप्लाई या फिर डिक्रीज इन सप्लाई। वहां पे क्वांटिटी सप्लाइड का वर्ड यूज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां प्राइस कारण नहीं है, अदर फैक्टर्स के चेंज होने से यदि सप्लाई चेंज होता है तो उसे चेंज इन सिर्फ सप्लाई बोलते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बोलते हैं। अब पढ़ते हैं अपन शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इसी को ही इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई भी बोलते हैं। तो शिफ्ट में होता क्या है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, अदर फैक्टर्स के चेंज होने से सप्लाई या तो इंक्रीज हो रहा है या सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, तो अपन कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, यानी एक सप्लाई कर्व से कूद के आप दूसरे सप्लाई कर्व में चले जाते हैं। यदि अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं उसके कारण सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो उसे इंक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं, और अदर फैक्टर्स के चेंज होने से यदि सप्लाई कम हो रहा है तो उसे डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। प्राइस याद रखना यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल अपन इंक्रीज इन सप्लाई का देख लेते हैं। अब सप्लाई इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि अदर फैक्टर्स चेंज हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स के चेंज होने के कारण सप्लाई में बढ़ोतरी आती है, यानी कि सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, तो अपन कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। एक एग्जांपल ये है, प्राइस है 20 रुपए और सप्लाई है 100, और प्राइस अगेन 20 ही रुपए है और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 150 हो चुकी है, यानी कि सप्लाई जो है वो बढ़ चुका है। तो अपन सप्लाई कर्व बनाए हैं, सप्लाई कर्व 1 और सप्लाई कर्व 2। तो आप देख सकते हैं कि पहले आपकी सप्लाई थी 100, प्राइस था 20, और फिर आपकी सप्लाई होगी 150, प्राइस सेम टू सेम है। दैट्स वाई आप एक सप्लाई कर्व से दूसरे सप्लाई कर्व में शिफ्ट कर जा रहे हो, और किस तरफ शिफ्ट कर रहे हो? राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हो। तो राइटवर्ड शिफ्ट को ही अपन बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। सो आपने देखा कि प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से अगर आपका सप्लाई बढ़ता है तो उसे इंक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं या फिर राइटवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। और इसी का वाइस वर्सा, अदर फैक्टर्स के चेंज होने से यदि सप्लाई गिरता है तो उसे डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं या फिर उसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं। इस प्रकार अपन राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट को रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो ये टॉपिक हुआ समाप्त। अब हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स देना, और रिस्पॉन्स कौन दे रहा है? रिस्पॉन्स सप्लाई दे रहा है। अब सप्लाई रिस्पॉन्स क्यों दे रहा होगा? सप्लाई रिस्पॉन्स दे रहा है क्योंकि उसका कोई ना कोई फैक्टर में चेंज आया हो। तो कोई फैक्टर के चेंज होने से यदि सप्लाई रिस्पॉन्स करता है तो उसे अपन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। सप्लाई की इलास्टिसिटी के लिए हम सिर्फ एक ही फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, डेट इज प्राइस। तो अगर प्राइस के चेंज होने से सप्लाई रिस्पॉन्स दे रहा है, सप्लाई भी चेंज हो रहा है, तो अपन उसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या फिर सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी को अपन डिफाइन कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड
टू चेंज इन इट्स प्राइस। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और यदि अगर अपन परसेंटेज मेथड को कन्वर्ट करते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड में तो हमारा फॉर्मूला होगा जैसे कि डिमांड में भी था, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी इंटू P0 डिवाइडेड बाय Q0। यहाँ 0 रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी को। तो चलो इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। प्रोपोर्शनेट मेथड का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके फॉर्मूले को आप यूज कैसे करते हैं, उसका एक क्वेश्चन भी बना के देख लेते हैं। सपोज द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी X इंक्रीजेस फ्रॉम 2000 पर यूनिट टू 2100 पर यूनिट। यानी प्राइस पहले था 2000 और फिर उसके बाद प्राइस हो गया है 2100। डेट इज चेंज इन प्राइस निकालेंगे तो 2100 माइनस 2000 तो आएगा आपका 100। क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस फ्रॉम 2500 टू 3000। क्वांटिटी सप्लाइड Q0 कितना था, 2500 था और अब Q0 कितना हो गया, Q1 कितना हो गया है, 3000 हो गया है। डेट इज अगर चेंज इन क्वांटिटी हम निकालें तो वो है 500 यूनिट्स। 3000 माइनस 2500। तो अब प्रोपोर्शनेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं अपन। तो फॉर्मूला है चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी, डेट इज 500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू P0 डिवाइडेड बाय Q0। तो P0 है हमारा 2000, Q0 है हमारा 2500। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इलास्टिसिटी की वैल्यू 4। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 4 का क्या मतलब होता है? तो 4 को अपन 4 डिवाइड बाय 1 भी लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में हमेशा आता है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई और डिनोमिनेटर में आता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये कहना चाहता है कि यदि 1% चेंज आएगा प्राइस में तो क्वांटिटी सप्लाइड में 4% का चेंज आने वाला है। डेट इज अगर प्राइस 1% से चेंज होगा तो सप्लाई 4% से चेंज होगा। यही मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के वैल्यू का। तो इसी के साथ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई खत्म होता है। टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी, इसी को ही डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि प्राइस चाहे ऊपर जाए या फिर नीचे आए, सप्लाई कांस्टेंट ही रहने वाला है। मान लेते हैं कि प्राइस में चेंज आया है 10% का और सप्लाई में चेंज आया है 0% का। तो अगर फॉर्मूला लगाएंगे अपन तो परसेंटेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इलास्टिसिटी का परसेंटेज वाला फॉर्मूला है। तो 0 डिवाइड बाय 10 आपकी इलास्टिसिटी आएगी 0। तो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई यानी कि E इक्वल टू 0। इसको रीड कैसे करते हैं? E इक्वल टू 0 का मतलब है प्राइस चाहे जितना भी चेंज हो जाए सप्लाई कांस्टेंट रहने वाला है, सप्लाई में 0% का चेंज आएगा। तो देखो इस डायग्राम में भी प्राइस अलग अलग भली जो भी ले लो आप, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, प्राइस में जितना भी चेंज आए सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है। मान लेते हैं ये 20 है तो सप्लाई कांस्टेंट है। डेट्स वाई सप्लाई कर्व जो है वो पैरेलल बना है y एक्सिस के। सो E इक्वल टू 0 यानी कि प्राइस में चाहे जितने परसेंटेज का भी चेंज आ रहा हो सप्लाई में 0% का चेंज आया है। नेक्स्ट है रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई, यानी प्राइस के मुकाबले सप्लाई में कम चेंज आ रहा है। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लेते हैं कि प्राइस 10% से इंक्रीज हो गया है, इसके कारण सप्लाई में 8% का चेंज आया है, वो भी 8% से इंक्रीज हो गया है। तो अगर परसेंटेज फॉर्मूला से हम इलास्टिसिटी निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.8। डेट इज इलास्टिसिटी कितना है? लेस देन 1। अब इसको रीड कैसे करते हैं? इलास्टिसिटी लेस देन 1 का मतलब ये होता है कि प्राइस में जितना भी चेंज आ रहा हो उसके मुकाबले सप्लाई में कम चेंज आ रहा है।
मान लेते हैं प्राइस में 10% का चेंज हो रहा हो तो उसके कारण सप्लाई में चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस से कम, दैट इज 8% का चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई, जिसको हाईली इलास्टिक भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सप्लाई में चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से और प्राइस से ज्यादा चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस में मान लेते हैं 10% का चेंज आया है और सप्लाई में आया है 12% का चेंज, तो सप्लाई चेंज हो रहा है प्राइस के कारण, वो भी प्राइस से ज्यादा। तो अगर इसको फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे अपन, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इलास्टिसिटी निकल के आएगा 1.2, दैट इज इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। इलास्टिसिटी मोर देन 1 का ये मतलब होता है कि सप्लाई में चेंज आ रहा है प्राइस के मुकाबले ज्यादा आ रहा है। अगर प्राइस 10% से चेंज हुआ तो सप्लाई 12% से, प्राइस मान लेते हैं 20% से चेंज हुआ है तो सप्लाई 21% से, यानी कि प्राइस के मुकाबले सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है। नेक्स्ट है यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस में जितना चेंज आएगा उतना ही चेंज सप्लाई में भी आएगा। मान लेते हैं अगर प्राइस में 10% का चेंज आया है तो सप्लाई में भी 10% का ही चेंज आएगा। अगर इसको फॉर्मूले में अपन लिखें तो वैल्यू आएगी E इक्वल टू 1, 10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1। तो इलास्टिसिटी E इक्वल टू 1 को कैसे रीड करते हैं? इसका मतलब है कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही सप्लाई में भी चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस 10% से चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में सप्लाई भी 10% से चेंज हो रहा है। प्राइस 20% से चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में सप्लाई भी 20% से चेंज हो रहा है। प्राइस 30% से चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में सप्लाई भी 30% से चेंज हो रहा है। यानी कि जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज सप्लाई में भी आएगा। दैट्स वाई उसकी वैल्यू आती है E इक्वल टू 1। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी अपन कभी भी निकालते हैं तो उसमें हमेशा परसेंटेज मेथड ही अपन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। न्यूमरेटर में हमेशा क्वांटिटी लेना और डिनोमिनेटर में हमेशा फैक्टर दैट इज प्राइस लेना। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सप्लाई में चेंज जरूर आ रहे हैं लेकिन प्राइस कैसा है? कांस्टेंट है। तो मान लेते हैं कि सप्लाई में 10% का चेंज आया है और प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, दैट इज 0% का चेंज आया है। यदि फॉर्मूले में अपन इसको उतारे तो आएगा 10 डिवाइड बाय 0 और एनी नंबर डिवाइड बाय 0 वो आता है इंफिनिटी या फिर इनफाइनाइट। तो E इक्वल टू इनफाइनाइट को कैसे रीड करते हैं कि सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं, सप्लाई इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन प्राइस जो है वो कांस्टेंट का कांस्टेंट है, प्राइस में 0% का चेंज आएगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? E इक्वल टू इंफिनिटी ऐसा कौन सी कंडीशन में होता है? तो मान लेते हैं ये प्राइस है 10 रुपए, तो यानी अगर प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए मिलेगा सप्लायर को तो वो जितनी भी क्वांटिटी है वो सेल करने को रेडी है, वो ऑफर फॉर सेल कर देगा, वो सप्लाई करने को रेडी है। लेकिन अगर प्राइस थोड़ा भी गिरा, मान लेते हैं 10 रुपए नहीं मिल रहा है, 9 रुपए मिल रहा है उसी प्रोडक्ट का, तो सप्लायर एक भी कॉमोडिटी देना नहीं चाहता है, एक भी क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल करना नहीं चाहता है। तो अगर प्राइस गिरेगा तो वो अपनी सप्लाई 0 कर देगा। डेट इज अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट, हमारे एग्जांपल में ये है 10 रुपए, अगर मिलता है सप्लायर को तो वो जितना भी क्वांटिटी है सेल करने को रेडी है, ऑफर फॉर सेल करने को रेडी है। दैट्स वाई प्राइस यहां पे कांस्टेंट रहेगा जबकि सप्लाई कितना भी चेंज हो सकता है। तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, दैट इज सप्लाई में जितना भी चेंज आ रहा हो प्राइस में 0% का चेंज होना चाहिए, दैट इज प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए। इसी के साथ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डिग्रीज दैट इज टाइप्स जो है वो खत्म हो गए। सो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन शो करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड
एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, यानी कि ये शो करता है कि सप्लाई किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सप्लाई फंक्शन को शो किया जाता है सिंबॉलिकली कुछ इस प्रकार, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं अपन सप्लाई, एस एक्स का मतलब है सप्लाई फॉर कमोडिटी एक्स, इक्वल टू राइट हैंड साइड में लिखेंगे फंक्शनल रिलेशनशिप, एफ का मतलब है फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि सप्लाई किन चीजों पे डिपेंड करता है, एंड देन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो सारे फैक्टर्स जिसके ऊपर सप्लाई डिपेंड करता है। पी एक्स यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, पीओ यानी कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स, एस टी यानी कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जी यानी कि गोल्स ऑफ द मार्केट, पी एफ यानी कि प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टी यानी कि टैक्सेशन पॉलिसी, एन यानी कि नंबर ऑफ फर्म्स। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा ही हुआ है, यही सारे फैक्टर्स से बस फैक्टर्स को सिंबॉलिकली प्रेजेंट कर दिया गया है। तो यदि अपन सिंबॉलिकली लिखते हैं सप्लाई को और किस किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, तो ये आपने क्या लिख दिया है, सप्लाई फंक्शन लिख दिया है। जिस प्रकार अपन ने पढ़ा है कि सप्लाई जो है वो दो टाइप का होता है, एक इंडिविजुअल सप्लाई, दूसरा होता है मार्केट सप्लाई, वैसे ही सप्लाई फंक्शन भी दो टाइप का होगा, एक इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, दूसरा होगा मार्केट सप्लाई फंक्शन। और इस दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर सिर्फ एक ही है, वो इसके लिखने के तरीके में है। दोनों में अपने को सेम ऐसे लिखना है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स और राइट साइड में उसके फैक्टर्स लिखने। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन है तो इंडिविजुअल सप्लाई के आप फैक्टर्स लिख देंगे, और मार्केट सप्लाई है तो मार्केट सप्लाई के आप फैक्टर्स लिख देंगे। जैसे कि फैक्टर्स अपन ने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है, फैक्टर्स ऑफ मार्केट सप्लाई में शुरू के 6 जो इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स है वो तो होते ही होते हैं, मार्केट सप्लाई के भी, एंड 7, 8 एंड 9th पॉइंट जो अपन ने पढ़ा था वो एक्सक्लूसिवली मार्केट सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, यानी ये ऐसे फैक्टर्स है जो किसको अफेक्ट करेंगे, ओनली टू मार्केट सप्लाई। बस ये 3 फैक्टर्स और शॉर्ट में आप सिंबॉलिकली प्रेजेंट कर दोगे तो मार्केट सप्लाई फंक्शन हमें मिल जाएगा। सो ये मैं लिख के आपको दिखा देता हूं, ये इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन है, एक्सेस इक्वल टू एफ, पी एक्स, पी ओ, पी एफ, एस टी, टी एन जी, क्योंकि ये सारे उसके फैक्टर थे, ये अपन ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। और ये है मार्केट सप्लाई फंक्शन, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखा अपन ने सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, फिर एफ में ये जी तक तो अपन सेम ही लिखेंगे, बस ये 3 पॉइंट जो मैंने रेड में लिखे हैं वो नए आ जाएंगे, डेट इज नंबर ऑफ द फर्म्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड फाइनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो बस ये 3 फैक्टर अलग से आ जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा मार्केट सप्लाई फंक्शन। नाउ पढ़ते हैं अपन कि ये सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। तो सप्लाई शेड्यूल का सीधा मैं एग्जांपल दिखाता हूं, उससे आप समझ जाओगे। अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई यदि आप टेबल के रूप में दिखाते हो, टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हो, तो उसे अपन सप्लाई शेड्यूल कहते हैं, यानी ये जो बना हुआ है ये एक सप्लाई शेड्यूल है। नाउ अगेन सप्लाई जो है वो 2 टाइप का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, दैट्स वाई सप्लाई शेड्यूल भी 2 टाइप का होगा, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये जो एग्जांपल है ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का है, क्योंकि अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी जो एक प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल है, ऑफर टू सेल है, यदि आप वो शो करते हो सिर्फ एक प्रोड्यूसर का तो वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है। एंड अलग अलग प्राइस में सारे प्रोड्यूसर्स मिलके जो ऑफर फॉर सेल करना चाहते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई यदि आप दिखाते हो किसी एक प्रोड्यूसर का तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और अगर सारे प्रोड्यूसर का एक साथ दिखाते हो तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो सप्लाई शेड्यूल इज नथिंग बट दी टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ various quantities of a commodity that producers are willing to sell at various level of price. So इसी के साथ हमारा सप्लाई शेड्यूल होता है खत्म। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सप्लाई कर्व। यदि सप्लाई शेड्यूल को आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर दोगे तो सप्लाई कर्व हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल दिया हुआ है, हमें अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई दिया हुआ है किसी एक प्रोड्यूसर का, टेबुलर फॉर्म में ये प्रेजेंट किया मैंने, तो इसे अपन सप्लाई शेड्यूल कहेंगे। और इसी का मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देता हूं। ये देखो मैंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दिया, एक्स एक्सिस में मैंने ले लिया क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाई एक्सिस में ले लिया मैंने प्राइस, और मैंने बना दिया इसका कर्व।
बस, तो ये क्या बन गया, सप्लाई शेड्यूल को यदि मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करता हूं तो ये मुझे मिल जाता है सप्लाई कर्व। तो इसे अपन क्या कहेंगे, सप्लाई कर्व कहेंगे। नाउ अगेन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करोगे तो आपको मिल जाएगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, और अगर मार्केट सप्लाई शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करोगे तो आपको मिल जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व। इस प्रकार अपन ऐसा कह सकते हैं कि सप्लाई कर्व भी दो टाइप के होते हैं, एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और दूसरा होता है मार्केट सप्लाई कर्व। दस इसी के साथ हमारा सप्लाई कर्व खत्म होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल को ही सप्लाई कर्व बोलते हैं। सप्लाई कर्व भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, दूसरा होता है मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का, जबकि मार्केट सप्लाई कर्व में आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल का। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई हम पढ़ चुके हैं कि सप्लाई के बीच और प्राइस के बीच एक डायरेक्ट रिलेशन रहता है। अब ये डायरेक्ट रिलेशन के कुछ कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेन रीजंस फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई आर, यानी अपन रीजन पढ़ने वाले हैं कि क्यों प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाता है। इसके तीन मुख्य कारण हैं। सबसे पहला है प्रॉफिट मोटिव। देखो, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, और प्रोड्यूसर का मेन एम क्या होता है, प्रोड्यूसर्स का मेन एम होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स वो कमाए। तो जैसे ही कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो अब वो ज्यादा एमआरपी में बेच सकता है या फिर ज्यादा प्राइस में बेच सकता है प्रोडक्ट को। और अगर आप प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस में बेच सकते हो, इसका मतलब है कि आप ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। दैट्स वाई जैसे ही प्राइस हाई होती है, हर प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा गुड्स ऑफर फॉर सेल करता है और उसके कारण से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जिस कारण से प्राइस और सप्लाई के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन बैठता है। और यही कारण है लॉ ऑफ सप्लाई के ऑपरेट करने का। तो सबसे मेन कारण क्या है, प्रॉफिट मोटिव। प्राइस ज्यादा होगी तो ज्यादा पैसा कमा सकता है प्रोड्यूसर, और ज्यादा पैसा कमा सकता है इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करता है। सेकेंड है चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। जैसे ही प्राइस हाई होती है तो वो प्रोड्यूसर जो कुछ और बना रहे थे और कुछ और बेच रहे थे, वो भी कूद के किस प्रोडक्ट में आ जाएंगे जिसकी प्राइस हाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्टिकुलर फार्मर है जो वीट बनाता है, ठीक है, वीट उगाता है, वीट प्रोड्यूस करता है और उसे सेल करता है। लेकिन सेम लैंड में वो राइस भी उगा सकता है, राइस भी प्रोड्यूस कर सकता है और उससे भी पैसा कमा सकता है। उसने देखा कि प्राइस जो है वो राइस के इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब वो क्या सोचेगा, यार मेरे पास जो जमीन है उसको वीट की जगह मैं राइस में इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि प्राइस ऑफ राइस हाई होते जा रहे हैं और मैं राइस प्रोड्यूस करके ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। हैंस जैसे ही प्राइस राइस होने लगते हैं प्रोडक्ट के, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए आ जाते हैं। बल्कि वो प्रोड्यूसर भी जो पहले उस प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे थे, अब उस प्रोडक्ट में डील करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होते हैं, उसके कारण मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज हो जाता है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्राइस इंक्रीज होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर अट्रैक्ट होंगे उस प्रोडक्ट के प्रति और ज्यादा सप्लाई करेंगे। और ये सब भी अगेन किसके लिए करते हैं, हायर प्रॉफिट्स को अचीव करने के लिए करते हैं। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट का ही एक्सटेंशन वाला पार्ट भी है, बस प्रेजेंट करने का तरीका इस पॉइंट को डिफरेंट है। एंड फाइनली पॉइंट दिया हुआ है चेंज इन स्टॉक। स्टॉक यानी ऐसे गुड्स जो आपने बेचने के लिए रखे हैं लेकिन अभी गोडाउन में है, अभी आपने रिलीज नहीं किए, ऑफर फॉर सेल के लिए अभी लाया नहीं है। आपको पता चलता है कि प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज हो गए हैं, तो आप क्या करोगे, अपने स्टॉक से ज्यादा माल निकालोगे एंड ऑफर फॉर सेल करोगे, यानी कि स्टॉक से निकाल के उसको सप्लाई में कन्वर्ट करोगे। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है तो आप गुड्स के स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहते हैं। दैट्स वाई उस स्टॉक को गोडाउन से निकाल के अब आप क्या करेंगे, ऑफर फॉर सेल करेंगे, thus आप सप्लाई करते हैं। और जैसे ही आपको पता चलता है कि प्राइस जो है अभी मार्केट में लो चल रहे हैं, आप ज्यादा हाई प्राइस में अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, अब कम से कम प्रोडक्ट जो है स्टॉक से निकालेंगे एंड ऑफर फॉर सेल करेंगे। यहां पे यही बात लिखी हुई है, द प्रोड्यूसर्स डू नॉट रिलीज बिग क्वांटिटीज
फ्रॉम देयर स्टॉक, और वो भी कब? एट रिलेटिवली लोअर प्राइस, यानी प्राइस डाउन होंगे तो आप स्टॉक से गुड्स को निकालोगे नहीं, और निकालोगे नहीं तो सप्लाई भी नहीं करोगे, एंड दस सप्लाई भी कम हो जाएगा। तो प्राइस कम तो सप्लाई कम, प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। तो यहां पे भी ये प्रूफ हो गया कि लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट हो रहा है, और उसका कारण क्या है? यहाँ पे चेंज इन स्टॉक। प्राइस ज्यादा होता है तो आप स्टॉक से निकाल के ऑफर फॉर सेल ज्यादा करोगे, और अगर प्राइस कम होता है तो आप स्टॉक से कम माल निकालोगे एंड कम ऑफर फॉर सेल करोगे। दस दोनों ही केस में लॉ ऑफ सप्लाई तो ऑपरेट हो ही रहा है। अगेन ऐसा आप क्यों करते हैं? प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा सप्लाई क्यों करते हैं? तो मेन कारण क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कमाना। तो ऐसा कह सकते हैं कि मेन पॉइंट जो है वो प्रॉफिट ही है, और ये दो जो पॉइंट दिए हुए हैं, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स एंड चेंज इन स्टॉक, ये सिर्फ अलग अलग तरीके से सेम पॉइंट को ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये थे 3 रीजंस लॉ ऑफ सप्लाई के ऑपरेट करने के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अपन एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, यानी ऐसी कुछ कंडीशंस जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। काम नहीं करता है मतलब प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ने चाहिए तो नहीं बढ़ रहे हैं, और प्राइस गिरने से सप्लाई गिरने चाहिए तो नहीं गिर रहे हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो इसका मतलब यह है कि लॉ ऑफ सप्लाई उस सिचुएशन में काम नहीं कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। यदि सेलर्स को ऐसा पता चले कि फ्यूचर में यहां लिख रहा हूं मैं, फ्यूचर में प्राइस जो है आपके प्रोडक्ट के इंक्रीज होने वाले हैं, तो वो बोलेगा भाई मैं अभी क्यों बेचूं, फिर मैं फ्यूचर में बेचूंगा। फ्यूचर में बेचने से मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं क्योंकि मैं ज्यादा प्राइस में बेच सकता हूं। तो फ्यूचर में यदि उसको लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाले हैं तो करंट की सप्लाई वो क्या करेगा? CS यानी कि करंट की सप्लाई वो रिड्यूस कर देगा। हेंस यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो गया। फ्यूचर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन करंट की सप्लाई डिक्रीज हो रही है। बात बस इतना याद रखना कि प्राइस फ्यूचर का लेना इस पॉइंट में एंड सप्लाई करंट का लेना, तो ही इस बात को आप प्रूफ कर पाओगे। नाउ प्राइस एंड सप्लाई अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं ऐसा कह सकता हूं कि लॉ ऑफ सप्लाई इधर फेल हो गया है। और इसका ठीक उल्टा भी अपन कह सकते हैं, यदि सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाले हैं, तो यहां मैं लिख रहा हूं फ्यूचर के प्राइस गिरने वाले हैं, तो वो क्या बोलेगा कि भाई फ्यूचर में बेचूंगा तो कम प्राइस में बेचूंगा, कम प्राइस में बेचूंगा तो कम प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो एक काम करता हूं, मैं अभी करंट की सप्लाई बढ़ा देता हूं, अभी तो हायर प्राइस में रिलेटिवली बेच सकता हूं मैं। तो फ्यूचर की प्राइस फॉल होने वाली है तो करंट की सप्लाई वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है और फ्यूचर में उसको कम प्रॉफिट होगा यदि वो फ्यूचर में बेचता है। तो अगेन यहां पे क्या हुआ है? लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो गया है। बस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए ये बात याद रखना कि फ्यूचर का प्राइस लेना है और करंट की सप्लाई लेना है। सेकेंड पॉइंट है एग्रीकल्चरल गुड्स। अब आपको पता होगा कि एग्रीकल्चरल गुड्स की प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती है क्लाइमेटिक कंडीशन में। मान लेते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं रही तो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स जो है वो कम रहा है, और आप फिर भी सप्लाई इंक्रीज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? तो आंसर इज नो। कोई आके आपको बोले कि भाई मैं तेरे को डबल प्राइस दूंगा, हायर प्राइस देने वाला हूं, तो प्लीज एग्रीकल्चरल गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ा के दे दे, तो भी आप नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स की प्रोडक्शन डिपेंड करती है क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। क्लाइमेटिक कंडीशंस यदि बेटर हुई, सुटेबल हुई, तो प्रोडक्शन भी हाई होगा, और अगर सुटेबल नहीं हुई तो प्रोडक्शन लो होगा। तो अगर कोई हायर प्राइसेस भी देता है और अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं रही तो भी आपका सप्लाई जो है वो कम ही रहेगा। अगेन यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स यानी ऐसे गुड्स जो बहुत कम समय के अंदर खराब हो जाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गया या फ्रूट्स हो गया। मान लेते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की प्राइसेस जो है वो गिर रही है, तो क्या सेलर जो है ये सोचेगा कि भाई अभी तो प्राइस गिर रही है, एक काम करते हैं जब प्राइस बढ़ने लगेगी तब मैं इस गुड्स को ऑफर फॉर सेल करूंगा, यानी कि तब मैं सप्लाई करूंगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अभी रुक गया तो वो फ्यूचर में सेल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो है वो पेरिशेबल है, वो खराब ही हो जाएगा। यानी कि सेलर्स रेडी हो जाते हैं सेल करने के लिए गुड्स, ऑफर फॉर सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को, इवन इफ प्राइस उसकी गिरते रहती है, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर तक तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे गुड्स, तो मैं प्राइस बड़े में बेचूंगा क्या। यानी कि वो किसी भी प्रकार से गुड्स को होल्ड करके नहीं रख सकता है लंबे समय तक। सो जहां बात होती है पेरिशेबल गुड्स की, वहां पे भी लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेयर आर्टिकल्स।
रेयर आर्टिकल्स या फिर प्रीशियस आर्टिकल्स जो रहता है वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई बिल्कुल काम ही नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मोनालिसा की पेंटिंग, अभी मोनालिसा की पेंटिंग की सप्लाई हम इंक्रीज कर सकते हैं क्या? इवन भले उसके प्राइसेस जितने भी बढ़ जाए उसके बाद भी मोनालिसा की जो एंटीक पेंटिंग है उसको अपन सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये एंटीक पेंटिंग्स जो रहती है उसकी हाई वैल्यू इसलिए रहती है क्योंकि वो इकलौती है, दैट्स वाई उसकी हाई वैल्यू मार्केट में, अदरवाइज उसकी मार्केट में इतनी ज्यादा हाई वैल्यू ना हो। देयरफॉर यदि कोई दूसरा व्यक्ति आता है और बोलता है मैं आपको डबल प्राइस ऑफर कर रहा हूं, मेरे को मोनालिसा पेंटिंग बना के दे दो सेम टू सेम हूबहू, तो भी पेंटर बना के नहीं देने वाला है। वैसे यहाँ पे अपन जनरली डिस्कशन कर रहे हैं मोनालिसा की पेंटिंग की, तो ये तो वैसे भी और नहीं बनाई जा सकती है क्योंकि इसको बनाया था लियोनार्डो डा विंची ने, जो कि अभी मौजूद भी नहीं है। खैर ओवरऑल हर पेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लो, हर एंटीक चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बात समझ लो, एंटीक चीजें हैं, कम है नंबर में, दैट्स वाई उनकी वैल्यू ज्यादा है। यदि आप उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दोगे, ऑफर फॉर सेल ज्यादा कर दोगे, सप्लाई ज्यादा कर दोगे, तो वो अपनी वैल्यू भी होल्ड नहीं कर पाएंगे। सो रेयर आर्टिकल्स में लॉ ऑफ सप्लाई तो काम करता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बैकवर्ड कंट्रीज। बैकवर्ड कंट्री में आपको पता है रिसोर्सेज की वैसे भी कमी रहती है। यदि बैकवर्ड कंट्री ने कोई एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना भी दिया है, इतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बना दिया कि उसकी डिमांड जो है रातों रात बढ़ गई है और लोग जो है हाई प्राइस देने को भी रेडी है, तो भी क्या बैकवर्ड कंट्रीज उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? तो आंसर इज नो, उसकी प्रोडक्शन बहुत हद तक नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि इनके पास तो रिसोर्स की कमी रहती है। यहां लिख देना क्योंकि रिसोर्स की कमी है, दैट्स वाई प्रोडक्शन हाई आप नहीं कर पाओगे एंड आपकी प्रोडक्शन कम ही रहेगी, दस आप सप्लाई भी कम कर पाओगे इवन इफ प्राइसेस उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो रिसोर्स कम तो प्रोडक्शन कम, और प्रोडक्शन कम तो सप्लाई भी कम, और ये किसके साथ होता है? बैकवर्ड कंट्रीज के साथ होता है क्योंकि इनके पास रिसोर्स जो है वो काफी लिमिटेड है। सो इसी के साथ हमारे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई भी होता है पूरा खत्म। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। वैसे आपको पता ही होगा कि प्राइस और सप्लाई में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है, ऐसा अपन लॉ ऑफ सप्लाई में भी पढ़े थे। प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगा, और प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगा। ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप स्लोप ऑफ सप्लाई रहता है पॉजिटिव। एक्सेप्शन जो केसेस है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूं। लॉ ऑफ सप्लाई का जितना भी डिस्कशन किया अपन ने उसमें यही है कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है और प्राइस के गिरने से सप्लाई गिरता है, डेट्स वाई स्लोप जो है वो अपवर्ड रहता है या फिर पॉजिटिव रहता है। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व ये बताता है कि कर्व फ्लैट कितना है और स्टीप कितना है, और वो डिपेंड करता है कि कितना चेंज हो रहा है प्राइस में और कितना चेंज हो रहा है क्वांटिटी में। दैट्स वाई स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व का फॉर्मूला भी यही है, चेंज इन प्राइस न्यूमरेटर में लिखेंगे डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी जो है वो आपको स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व मिल जाएगा। वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं बात बता दूं कि अगर प्राइस में चेंज ज्यादा आएगा तो आपका कर्व जो है वो ज्यादा स्टीपर बनेगा, और अगर सप्लाई में चेंज ज्यादा आएगा तो आपका कर्व जो है वो ज्यादा फ्लैटर बनेगा। तो ये बात को आप ध्यान में रखना। दस अपन कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व मेजर करता है कि कर्व कितना फ्लैट बनेगा और कितना स्टीप बनेगा। अब फ्लैट कब बनता है और स्टीप कब बनता है ये मैंने आपको बता दिया है। स्लोप जो है वो पॉजिटिव रहता है, स्लोप जो है वो अपवर्ड रहता है, और उसका कारण ये है कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप रहती है। इन नॉर्मल केसेस स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व का फॉर्मूला भी है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। यही लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के वेरिएबल में जितना चेंज आया डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस के वेरिएबल में जितना चेंज आया। और वाई एक्सिस में हम हमेशा प्राइस लिखते हैं जबकि एक्स एक्सिस में हमेशा हम क्वांटिटी लिखते हैं। सो इसी के साथ स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व भी हमारा खत्म होता है। सो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त।